जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारा सीडीपी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है इसका 8th पार्ट है और बाकी मैंने 7 पार्ट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और आप वहाँ पे जाके तुरंत ही प्लेलिस्ट को देखें। 7 वीडियोस जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है उसको मैंने अपलोड कर दिया है और मैं आप अपने सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले समय में हम लोग ईवीएस पेडागोजी पे भी वीडियोस बनाएंगे हम ईवीएस पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद हम मैथ और साइंस भी पढ़ेंगे, उसके थ्योरी पोर्शन भी और प्लस साइंस पोर्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम मैथ्स में? हम थ्योरी प्लस साइंस जो पेडागोजी होती है हमारी, हम सब कुछ रीड करेंगे इसमें, ठीक है। और बाकी अगर आपको पिछले और जो भी मेरे साथी लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब कि जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिनको समझ में आ रहा है सीडीपी अच्छा लग रहा है, वो सभी लोगों से, उन्हीं सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। आप लोग भी रीड करिए ताकि आपको एक हैबिट डेवलप होगी। सही समय पे क्वेश्चन को आपको सही टाइम पे अटैम्प्ट करना है ताकि आपका पूरा पेपर है जो एक टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम अपना सेशन अब शुरू करते हैं। फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा है कि इस क्वेश्चन के लिए आप देखें बेसिकली 30 सेकेंड, ठीक है। हिंदी वाले दोस्त लोग हैं जो मेरे हिंदी मीडियम से दोस्त हैं वो हिंदी में रीड करेंगे और इंग्लिश मीडियम दोस्त लोग हैं जो मेरे, वो इंग्लिश मीडियम में ही रीड करेंगे, ठीक है। साथ में मैं भी आपको पढ़ रहा हूँ ताकि आप मैं आपको समझाता रहूँ। मैं आपको रीड करते हुए समझा रहा हूँ, हर ऑप्शन बताऊँगा क्या क्या हमें उस ऑप्शन में क्यों वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है, कहाँ फॉल्ट हो रही है उस ऑप्शन में, और कौन सा ऑप्शन हमारा एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं उनको कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है? इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है। इसमें हिंदी में देखो क्या कह रहा है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है, ठीक। पहला ऑप्शन है इम्फेसिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। देखो यहाँ ड्रिल नहीं कराना है हमें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है रटने वाली बात कभी भी नहीं, रटने वाली बात पे हमें कभी बल नहीं देना है। तो ये तो वैसे ऑब्वियसली क्या है, पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट। क्या फॉलोइंग वेज हो सकते हैं? क्या है फॉलोइंग वेज? फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज मतलब एक दिशा में, क्या है एक रूप तरीके से बात करेंगे क्या? नहीं, एक रूप तरीके से हमें बात नहीं करेंगे, जो यूनिफॉर्म के एक रूप तरीके से। क्योंकि बच्चे को क्या करना है, हमें क्रिएटिव बनाना है, डाइवर्जेंट बनाना है, उसके पास मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए, मैनी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अब थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क। क्या आप उसको रिटन होमवर्क दे देंगे? स्ट्रेसिंग ऑन कॉपी ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, अच्छा। या फिर और स्ट्रेसिंग और उन पर दबाव बनाया जाए कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उससे उनकी जो कॉपी है उसका आंसर को मतलब कॉपी कर ले, मतलब तो नहीं, हमें किसी चीज़ पे दबाव भी नहीं बनाना है और ना ही हमें उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क देना है। देखो हिंदी में क्या कह रहा है, अध्यधिक लिखित गृह कार्य देना, क्या है, तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने का दबाव डालना, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं बनेगी, ठीक। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डेवलपिंग स्पेसिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ये सही बात है कि आपको क्या है, डेवलप करना है स्पेसिफिक, मतलब एक ऐसा करना है जो सशक्त हो, मतलब लर्निंग को स्पेशली हो कोई, बेस्ड ऑन एनालाइज ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालाइज ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ और वीकनेस। हर बच्चे की आपको उसकी कमियाँ
और उसकी अच्छाइयाँ को जानते हुए, जो उसका स्ट्रेंथ पॉइंट है, जो उसके मतलब मजबूत पॉइंट हैं, और जो वीकनेस उसकी कमियां को जानते हुए एक अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। तो वो हिंदी में क्या कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है। ठीक है ना, तो सशक्त और कमजोरियों का विश्लेषण करना है। देखो क्या है, सशक्त है और कमजोरियों का क्या करना है, हमें विश्लेषण करना है। जब आप एनालाइज करेंगे तो उसके बाद क्या है, आप समझ सकेंगे कि उस बच्चे को हम कौन सी पैडागोजी से उसको हम क्या और मजबूत कर सकते हैं और उसकी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जितने भी मेरे मित्र हैं इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में ही रीड करें, और जो हिंदी मीडियम वाले मित्र लोग हैं वो हिंदी मीडियम में रीड करेंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, साथ में मैं भी रीड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैबिट डेवलप करते रहें ताकि आपका जो सीटेट पेपर है, जो सीटेट पेपर दिसंबर में आने वाला है, उसकी आप मजबूत तैयारी करें और आप पहले ही अटैम्प्ट में अपना टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ठीक है, और मैं आप जो भी मेरे मित्र लोग हैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है, अ टीचर कैन इंकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। जो शिक्षक है वो अपनी क्लासरूम को कैसे इंकरेज करता है, कैसे इंकरेज कर सकता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित, मतलब इंकरेज, प्रोत्साहित कैसे कर सकती है। ठीक है, तो देखो पहला है क्या है, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, देख लेते हैं और भी ऑप्शन देखेंगे। अब सारी चिंतन पर बल देना, पहला पॉइंट। डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो हमें क्या है, उसको करेज करना है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है ना, हतोत्साहित नहीं करना है, हमें से क्या है, प्रोत्साहित करना है। तो ये सेकंड ऑप्शन तो नहीं है आपका, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड क्या कह रहा है, इंकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। ये भी पॉजिटिव पॉइंट, इसको देखते हैं। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिल गए। अगर आप इन दोनों फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, अभी हम चलो इस पर चर्चा करेंगे। फोर्थ ऑप्शन देखो, इसमें भी क्या वर्ड याद है, डिस्करेजिंग, मतलब क्या करना है आपको, हतोत्साहित करना है। हतोत्साहित मतलब डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज। आपको क्या है, फ्रॉम टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने से मना करना है, उसे नीचे गिराना है, मतलब कहने का मतलब दबाना है उसकी बात को, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये रॉन्ग वे है, ये बात नहीं बन रही है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखें तो देखो, इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव की बात करिए, यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, सिर्फ सिर्फ वन सॉल्यूशन देता है, वो भी एक्यूरेट। क्या है, वन सॉल्यूशन की बात करेगा इस ऑप्शन, तो ये बात नहीं बनेगी। तुम्हारा पहला ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो करेक्ट वन इज थर्ड वन। क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। देखो थर्ड हिंदी में क्या कह रहा है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव में और अप्रिशिएट करना है उस बच्चे के ओरिजिनल आइडियाज़ को, हमें उसके क्या करना है, उसको हमें जागरूक करना है वो, और अप्रिशिएट करना है उसको। मतलब क्या करेंगे, हम क्लास में बुलाएंगे और उसको मतलब हम समझाएं उसको, मतलब क्या है, सभी बच्चों के सामने शाबाशी देनी है, उसको अप्रिशिएट करना है ताकि आप अच्छा काम कर रहे हो। मल्टीपल पर्सपेक्टिव वो सोच रहा है, ओरिजिनल जो उसके ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उसको क्या करना है, हमें शाबाशी देनी, आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक इंकरेजिंग पॉइंट है, क्योंकि फिर वो मैनी सॉल्यूशन पे वर्क करेगा। किस पे काम करेगा, मैनी सॉल्यूशन, मैनी आइडियाज़ होंगे जो उसके, यही तो हमारा कहता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त लोग हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो इंग्लिश में ही देखेंगे, और जो हिंदी मीडियम दोस्त लोग हैं मेरे, वो हिंदी मीडियम, वो हिंदी मीडियम में ही, ये वाले हिंदी में रीड करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड इनफ है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग। कौन सा इसमें फैक्टर है जो मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है क्लास में। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम, सार्थक मतलब क्या है, सार्थक मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ठीक है, कौन सा जो फैक्टर है, जो पक्ष मतलब जो फैक्टर ले रहा है, जो मीनिंगफुल बात बनाएगा, सार्थक बनाएगा। क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग मतलब सार्थक अधिगम बनाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट को आप नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लेंगे टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट लेंगे तो बच्चा भी डिप्रेस हो जाएगा, बोलेगा यार रोज़ वर्क मिल जाता है, रोज़ लर्न करना पड़ता है यार, तो वो खुद उसको अच्छा फील नहीं आएगा, और वो क्या है,
ये अच्छा फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग। पहला ऑप्शन रॉन्ग है। बच्चों को पढ़ने में अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण क्या है, परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, रॉन्ग, ये बात नहीं है। इंक्रीजिंग रिवार्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, अगर हम इंक्रीजिंग रिवार्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, अगर हम रिवार्ड दें, अगर हम उसे क्या करें, जो पुरस्कार का बढ़ावा दे दें, तो वो क्या है, सिर्फ उसके अंदर एक लालच बन जाएगा, और वो पढ़ेगा तभी जब उसे लगेगा कि यार आज क्या चीज़ मिलने वाली है, उस हिसाब से। तो पुरस्कार हमें नहीं देना है, क्योंकि हमें बच्चा क्या होना चाहिए, अंदर से मोटिवेट होना चाहिए अपने आप से। हमें क्लासरूम में ऐसा रखना है कि ना तो उसके अंदर कोई कोई ऐसी मतलब पुरस्कार की कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें अच्छे नंबर लाने से या अपने आप से पढ़ने से हमें कोई रिवार्ड मिलेगा। तो इसका ये भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन। हमें पुरस्कार की बात नहीं करेंगे हम लोग। फॉलोइंग ओनली लेक्चर मोड, अब क्या है ओनली लेक्चर, अब मतलब पता लगा आपने थ्योरी बता दी है पूरी क्लास में, तो क्या सिर्फ लेक्चर का मोड ही दे देंगे आप उसको, ना तो आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, ना कोई इसको प्रैक्टिकल करा रहे हैं आप लोग, और उसको क्या है आप क्या है पैसिव लर्नर बना रहे हैं, तो ये बात ये रॉन्ग वे है। निर्देश के केवल केवल क्या है, आपको व्याख्यान विधि से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें एक्टिव लर्नर बनाना है, उसको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बात करनी पड़ेगी, जिसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, ठीक। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट, तीन ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट वन है। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को समझेंगे आखिर ये क्या कह रहा है, ठीक। इसमें बोला है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग, ठीक है। तो क्या है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर, तो हमें क्या करना है, जो हमारा मैटर होगा, आप क्या सपोर्ट कैसे मीनिंगफुल लर्निंग कैसे बन सकती है, जो आप कंटेंट लेके आएंगे वो क्या जेन्युइन इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चे को अपने आप में, और उसके क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसके वेलबिंग और लर्निंग में ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। तो ये क्या एकदम करेक्ट वन है, फोर्थ आंसर इज करेक्ट वन। देखो हिंदी में क्या लिखा है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सारोकार रखना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए भी 20 सेकंड इनफ है, ठीक है। जो मेरे मित्र हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में रीड करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे, ठीक है। और साथ में मैं भी पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि क्या है आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पेपर में क्या है अटैम्प्ट करना है, रीडिंग हैबिट डाल के रखनी है कि आपको तुरंत ही रीड कर लें। पेपर में क्या आपको टाइम लिमिट, जो आपकी लिमिट है टाइम की, उसी के अंतर क्या है आपको पेपर कंप्लीट करना है आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो कौन सा एग्जाम्पल है जो कि अफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को बताता है। हिंदी में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू एवुलेटिंग द सॉल्यूशन। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमें तो भाई सॉल्यूशन को मूल्यांकन करने पे जोर तो बताना ही पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा कहाँ इशू हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो पहला ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो वो हिंदी में क्या कह रहा है, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो ये बात क्यों नहीं भाई, समाधान है अगर तो उसका मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा, एवेल्यूएट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसका एवेल्यूएशन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई आखिर क्या मतलब कैसे सॉल्यूशन किया है, उसका सॉल्यूशन कैसे दिया है ना। तो ये रॉन्ग वे हो गया। फंक्शनल फिक्सडनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओनली की बात हो रही है। देखो यहाँ पे फिक्स्ड मतलब फिक्स कर दिया, एक ही सॉल्यूशन होगा क्या उसका। क्रिया, इसमें देखो क्या है, क्रिया आत्मक अनम्यता, एक वस्तु में केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो हमें परंपरागत की बात नहीं करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्स सेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, तो एक वे नहीं बताना है हमें, क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मैनी वे पे बात करनी है। किस पे बात करनी है, मैनी वे पे। इसमें क्या एक ही आयाम सीमित रखना है, नहीं ये भी बात नहीं बनेगी। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वन है। इसको हम अभी समझ रहे हैं क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, ठीक है ना। तो मीन्स एंड एनालाइसिस हम क्या करेंगे, मीन्स एंड एनालाइज करेंगे, जो इसका विश्लेषण करेंगे हम। हिंदी में तो क्या है, साधन साध्य विश्लेषण जब करेंगे तो समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, क्या है डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ सब गोल्स, मतलब क्या है प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में ऐसे तोड़ के और फिर क्या है एक प्रॉब्लम बना के मजबूती के साथ उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को नंबर ऑफ, जो प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब गोल्स में, ठीक है, एक्यूरेट वन, ठीक है। हम करेंगे अब सॉल्व क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बस 10 सेकंड इनफ है।
ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें नॉट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। नॉट एन अफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग, कौन सी जो स्ट्रेटजी है जो कि क्या है नेगेटिव शो कर रहा है, अफेक्टिव स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, ठीक है। हिंदी में तो क्या है, कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, ठीक है। इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, अफेक्टिव स्ट्रेटजी है, लेकिन हमें अफेक्टिव के नहीं, इसमें नॉट की बात करिए तो उसमें नेगेटिव सेंस देखना है। तो पहला बात तो ठीक है, पहला वाले ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, सेकंड पॉइंट भी अच्छा है कि अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट कराएंगे, उसकी नॉलेज क्या होगी, एक्सप्लोर होगी, तो ये बात भी ठीक है अफेक्टिव स्ट्रेटजी में। लेकिन हमें क्या बताना है, नेगेटिव सेंस की बात कर रही है। तो प्रयोग एवं पर्यवेक्षण की बात सही है एकदम। डायलॉग और डिस्कशन, बिल्कुल क्लास में अगर आप उससे बात, डायलॉग हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, अगर कोई डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव बात है। ये कौन सी स्ट्रेटजी, अफेक्टिव स्ट्रेटजी की बात हो रही है। फिर इसमें क्या है, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ये देखो रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज मतलब क्या है, दोहराने की बात करी है, क्या है दोहराने की, जो आपका पैसिव की बात हो रही है, क्या है पैसिव लर्नर, जो पैसिव है, पैसिव जो पैसिव स्ट्रेटजी है, पैसिव नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जब पैसिव नॉलेज की बात हो रही है यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वन है, क्योंकि नेगेटिव सेंस यही फोर्थ ऑप्शन हमें दे रहा है कि उसमें दोहराने की बात करी है, उसको बार बार ड्रिल कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड इनफ है, इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड इनफ है। और जो मेरे हिंदी मीडियम मित्र लोग हैं वो हिंदी मीडियम में रीड करेंगे, और जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले मित्र हैं वो इंग्लिश मीडियम में रीड करेंगे। और साथ में मैं भी रीड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे मैं रीड करता रहूँगा और आपको साथ में समझाता भी रहूँगा, और आप लोग इसमें तुरंत ही रीड कर लें, आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। ये CDP के क्या है, CDP PYQ सीरीज़ चल रहा है, और इसमें क्या है, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, क्या बना दी है मैंने, इसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें मैंने इससे पहले मैंने 7 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ मैं, कितने 7 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। 7 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, CDP PYQ सीरीज़, ओके। चलो हम क्वेश्चन अब रीड करते हैं। हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, इसमें ये कहा गया है कि टीचर कैसे डील करेगा उस बच्चे के साथ जो कि नॉन अटेंटिव है, मतलब क्या, उसको क्लास में मन नहीं लग रहा है। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले छात्रों से किस प्रकार बर्ताव करेगा, ठीक है। जो ध्यान नहीं दे रहा है क्या इस प्रकार बर्ताव करेगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, बच्चे को कभी दंडित नहीं करना है इस चीज़ के लिए, हमें क्या है सिर्फ उसको मोटिवेट करना है, उसको डायलॉग से बात करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे दंडित नहीं करेंगे, इस बात को भी हमेशा याद रखना। अब जैसे पहला पॉइंट कह रहा है, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, क्या आप क्लास से बाहर चले जाएंगे, बच्चे से कहेंगे कि कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बच्चे को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं हुई। ये नॉन अटेंटिव पे तो आप ऐसे डील करेंगे, नहीं, बच्चे को बाहर नहीं भगाना है, बच्चे को तो हमें पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो हम उसे बाहर कैसे भेज सकते हैं, ठीक। तो फिर क्या, स्कोल्ड देम, अगर आप उसको डांटेंगे, उन्हें बार बार डांट कर बात बनेगी नहीं। अगर आप उसको क्या है, इन फ्रंट ऑफ इंटायर क्लासरूम, अगर आप पूरे क्लास के सामने उसे डांट देंगे, उसके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी और वो आपसे नफरत करने लगेगा। तो शिक्षक को ये करना है कि वो उसे बार बार डांटे नहीं, उससे डायलॉग या डिस्कशन से बात करके उस समाधान का सॉल्यूशन ढूंढे, ठीक। फिर थर्ड क्या है, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीज़न फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, बिल्कुल ये पॉइंट थोड़ा ठीक है, लेकिन हम इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है थर्ड वाला, क्या कह रहा है, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ठीक है। गिविंग देम लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, अगर आप लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क दे देंगे तो घर में यही सोचता रहेगा, यार भाड़ में जाने दो, स्कूल से हम, मतलब कहते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में कि भाड़ में जाने दो, क्या करना है स्कूल जाके, वो पढ़ाते तो कुछ नहीं, बस लिखने के लिए दे देते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, गृह कार्य के रूप में अधिक वर्कशीट नहीं देना है हमें बच्चे से क्या करना है, टॉक करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या बात है, आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, डिसइंटरेस्ट, क्या आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अगर उससे, क्योंकि अगर उस टीचर को पता लग जाएगा कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर किस पे वर्क करेगी, अपनी पेडागोजी पे वर्क करेगी, ठीक है। टीचर क्या करेगी, अपनी पेडागोजी पे वर्क करेगी, आखिर फिर उसके बाद क्या है, वो बच्चा इंटरेस्ट लेने लगेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वन है कि उनसे बात करके तथा उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, मतलब जो बच्चा है उससे बात करेंगे और उसका रीज़न जानेंगे कि आपका डिसइंटरेस्ट क्यों है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखें 10 सेकंड इनफ है। जो मेरे हिंदी मीडियम दोस्त लोग हैं वो हिंदी में क्वेश्चन रीड करें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले जो दोस्त लोग हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करें। और मैं आप लोगों से, आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको प्रॉफिट ही है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट। अब देखो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट की बात होगी, थिंक की बात होगी। क्या है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रियोर नॉलेज ऑफ द लर्नर। ठीक है, पहले जो जो क्या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज अगर बनाना है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, तो क्या जो पहले की नॉलेज है ऑफ द लर्नर, वो क्या उसकी कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में बाधा का काम करेगा या फिर उसे इंकरेज का काम करेगा? तो ये इंकरेज का काम करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये इंकरेज का काम करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। फिर क्या, कंडीशन। अगर आप कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे बच्चा कभी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं बन सकता, थिंक नहीं बन सकता, सोच नहीं सकता है, तो ये बात नहीं बनेगी। हमें बच्चे को कभी पनिशमेंट नहीं देना है, दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है। रोट मेमोराइजेशन, बच्चे को क्या है, हमने मशीन बना के रखना है कि जैसे आपने देखा होगा तोता होता है, जैसे कई लोग तोते को पाल लेते हैं और उसको बस, वो तोता हमेशा बस एक ही चीज़ ज़्यादा बोलता है, चित्रकोटी, दूध रोटी, तो ये सब नहीं। तो हमें क्या है, तो रट्टू तोते की तरह काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये क्या है कि रोड मेमोराइजेशन पे हमें वर्क नहीं करना है, यंत्रवत याद नहीं कराना है, हमें रट्टू टोपर नहीं बनाना है, ठीक है। तो क्या बात कराना है, जैसे प्रियोर नॉलेज ऑफ द लर्नर। क्या है, प्रियोर नॉलेज ऑफ द लर्नर। प्रियोर नॉलेज ऑफ द लर्नर मतलब अगर उसने कोई कंसेप्ट पहले सीखा हुआ है और उसी से लिंक करके वो आगे उसी कंसेप्ट को और आगे बता रहे हैं, तो दोनों कंसेप्ट को लिंक करके बच्चा क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्क करेगा, मतलब थिंक, सोचने का काम करेगा। बच्चा कैसा काम करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का काम करेगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन इज 1, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड इनफ है। इसमें देखो क्या कहा गया है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज। ठीक है, नेव थ्योरीज देखो क्या है, ये है सहज अनुभूत सिद्धांत अबाउट वेरियस फेनोमेनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। ठीक है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट, अगर वो नेव थ्योरीज कंस्ट्रक्ट जो सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना कर रहा है, तो पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इस बारे में कि डिसमिस देयर आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव। अगर मतलब कोई आइडिया बच्चे के माइंड में है तो क्या आप उसे डिसमिस कर दोगे, या मतलब देखो हिंदी में क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन में, क्या आप उसको खारिज कर दोगे? नहीं, ठीक। इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड थ्योरीज, क्या जो बच्चा ने सोचा है या वो थ्योरी कुछ बताना चाहता है तो उसको क्या आप इग्नोर करोगे? इग्नोर मतलब अनदेखा, नहीं, अनदेखा भी नहीं करना है। अब डांटना तो बच्चे को बिल्कुल है ही नहीं है, तो इसमें लिखा है स्कोल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज़ दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग। अगर किसी बच्चे ने, मान के चलो कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसने वो अपना आइडिया मतलब बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है क्या टीचर, तो आपको क्या बच्चे को डांटना नहीं है, लेकिन आप अगर उसने अच्छा सोचा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको प्रशंसा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को लेकिन डांट नहीं सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग वे है। हिंदी में देखो क्या लिखा है, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। पहला ऑप्शन क्या है, चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, बिल्कुल। तो क्या करना है, चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू क्या है, उसका जो चैलेंज है उसको क्या है सॉल्व करें। जो बच्चे ने क्वेश्चन किया है, कमेंट किया है, कहने का मतलब उसने खड़े होकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है, वो संवाद करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उससे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। पहली बात तो देखो, कॉग्निशन और इमोशन क्या यूनिडायरेक्शनल, एक दिशाई कभी भी नहीं हो सकते, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे टोटली रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमेशा डाउट रहती है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैंने जो पिछले प्लेलिस्ट बना दी है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसमें एक बार जजाओं की बात हुई है
जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़ेज़ोंग की भी बात हुई है, और भी जो एक ऑप्शन है जो दिया हुआ इन चारों में से, उसमें भी बात करी गई है। तो एक साइकोलॉजिस्ट है ज़ेज़ोंग, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आप ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सीडीपी में गुड मार्क्स आएँ 70+, अगर आपको लगता है कि आप स्कोर करना चाहते हैं 27+ आउट ऑफ 30, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, अगर ज़ेज़ोंग, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता है ज़ेज़ोंग साइकोलॉजिस्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही होती, तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तब तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ज़ेज़ोंग की बात नहीं लिखी है, देखो क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट पूछा रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये बात नहीं बनी। अगर ज़ेज़ोंग की बात आएगी, जब भी ज़ेज़ोंग की बात आएगी तो याद रखना इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होगा, कॉग्निशन इमोशन। अदरवाइज अगर ज़ेज़ोंग नहीं लिखा है तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वन, की बाय डायरेक्शनल है, डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरप्ले होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो क्या है, द्विदिशीय है, द्वि दिशा में की बात हो रही है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड इनफ है। कितना, 15 सेकंड इनफ है। देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश वाले जो दो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही रीड करें, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में रीड करें। तो देखो क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, लर्निंग पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर प्रभाव डालता है। तो वो हिंदी में क्या लिखा है, विद्यार्थी की अभिरुचि, तो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट फैक्टर अफेक्ट करेगा लर्निंग। हाँ, अगर बच्चा सीखना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, जो हेल्थ होती है स्टूडेंट का वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि उसकी जो हेल्थ, इमोशन हेल्थ पे भी डिपेंड करती है एजुकेशन, तो अफेक्ट फैक्टर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में क्या लिखा है, सेकंड ऑप्शन देखें आप, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ठीक है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, बिल्कुल, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, थर्ड ऑप्शन, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी बच्चे का इंटरेस्ट भी जगेगा, तो एक फैक्टर अफेक्ट लर्निंग हो सकता है ये भी। तो शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर फोर्थ ऑप्शन देखो, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। किसने कहा है, वाई गॉट स्काई ने, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन किसने कहा है, ये हमेशा याद रखना, किसने कहा है, ये वाई गॉट स्काई ने कहा है। किसने कहा है, वाई गॉट स्काई के अनुसार, तो ये भी सही है। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, तो किसने कहा है, वाई गॉट स्काई ने। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। चारों ऑप्शन क्या है हमारे, एक्यूरेट है, चारों ऑप्शन क्या है, एक्यूरेट है। तो दोस्तों वाईगॉट स्काई ने जो कहा है, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट की बात करी है, किसने, वाईगॉट स्काई ने। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए ना 15 सेकंड इनफ। तो मेरे जो मित्र लोग हैं हिंदी वाले, हिंदी मीडियम में जो मेरे मित्र रीड करते हैं वो हिंदी में रीड करें, और जो इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं वो इंग्लिश वर्जन उसका रीड करें इस क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन की बात हो रही है, इसमें देखो क्या लिखा है, आर एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। तो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ठीक है। ड्रिल, देखो सेकंड ऑप्शन में देखो लिखा है ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, मतलब क्या, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। तो ड्रिल नहीं करना, लगातार अभ्यास नहीं करना, रट्टा बना रहे हैं, रट्टा की बात हो रही है, रट्टा तो जो रट्टा जो रट्टा मतलब तोता होता है कहने का मतलब, तो उससे क्या हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है, ठीक है। अब हमें बनाना है क्या, उसे हमें बनाना है डाइवर्जेंट थिंकर। क्या बनाना है, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकर होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकर होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है। रिवार्ड्स और पनिशमेंट, आपको उसको बच्चे को एक हैबिट नहीं डालनी है रिवार्ड्स की, और ना ही उसे आपको दंड देना है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, नहीं, इसका कोई बात नहीं है यहाँ, ठीक है। ये जो प्रतिक्रिया संबंध है इसमें कोई बात नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन बना, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहाँ बन सकता है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, ये है सोशल इंट्रैक्शन। किसकी बात होगी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। क्या है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन है सोशल इंट्रैक्शन, करेक्ट वन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड ठीक रहेगा। 25 सेकंड डेट्स इनफ इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम से वो हिंदी में रीड करें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में रीड करें, ठीक है। और साथ में मैं भी रीड कर रहा हूँ, ताकि क्या है, मैं रीड करता रहूँगा और साथ में आपको समझाता रहूँगा। लेकिन आप लोग एकदम तुरंत रीडिंग ले लें, ताकि आपका क्या है, जब आप पेपर में बैठें, एक्चुअल पेपर जब होगा आपका, तो आपको क्या है, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए रीड करने में, और तुरंत टाइम बाउंड एक टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए, जो कि आपको बेनिफिशियल भी रहेगा, ठीक है। तो मैं आप क्वेश्चन रीड करता हूँ। When students repeatedly engage in activity such as design or conduct an experiment to earn a reward, देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी है जो बार बार एक एक्टिविटी में इंगेज है, जो कि डिज़ाइन बना रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किस लिए, उसको पुरस्कार चाहिए। डेट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, जो कि क्या है, एंड डेट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी सच एज अर्न अ स्टार और बैच दे आर लाइकली टू। लेकिन जो एक्टिविटी क्या है, स्टार पाने में या बैच पाने के लिए नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं कर रही है, ठीक है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो उसमें क्या है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग और नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार और बैच, ऐसी स्थिति में संभावना उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, इंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त करना। तो इंजॉय लर्निंग, आप समझ रहे हो, इंजॉय लर्निंग, तो अगर वो बार बार रिपीटेड कर रहा है तो इंजॉय कर रहा है लर्निंग को, नहीं, वो सीखना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आनंद प्राप्त करने के लिए बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। परसिस्ट इन डूइंग एक्टिविटी इवन विदाउट रिवॉर्ड, क्या है, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधियों में लगे रहना। तो क्या, पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहना, लेकिन वो इसके लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और चीज़ के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका क्या है, तो ये बात नहीं बनेगी, ठीक। सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स रैंकर देन वर्क टू प्लीज अदर, मतलब दूसरे को खुश करने की तुलना में वो सेट मास्टरी गोल्स पाना चाहता है, ये भी बात नहीं है। कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये बात नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, एक ही बन रहा है, फर्स्ट वन, और इसको हम समझेंगे भी क्या कह रहा है। डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, ठीक है ना। तो क्या है, जब वो उसको रिवॉर्ड इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिविटी, मतलब क्या है, व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली एंगेज इन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवॉर्ड तो चाहता है, लेकिन वो स्टार और बैच नहीं चाह रहा है। तो क्या है, उसको क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। कौन सा डेवलप हो रहा है, जो भौतिकवादी अभिवृत्ति है, इसके लिए वो विकास के लिए काम कर रहा है। डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, तो करेक्ट ऑप्शन इज विच वन इज फर्स्ट वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड इनफ है, 15 सेकंड। तो इसमें कहा है कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड और बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। पहला है कि यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यूनिवर्सली द सेम, क्या हर जगह सेम होगा, यूनिवर्सली सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है तो बच्चे क्या सब उसमें समान ही रहेंगे, सेम, तो ये बात नहीं बनी। हिंदी में तो क्या कह रहा है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप के समान है, नहीं। ये देखो यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन देखो जरा, यहाँ पे लिखा है बॉर्न इवल, मतलब दुष्ट वाली, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उनका सभ्य बनाना होता है, बिल्कुल नहीं। डेट चिल्ड्रन आर बॉर्न इवल एंड हैव टू बी सिविलाइज, नहीं, बच्चे बॉर्न नहीं होते। बच्चे कहते हैं कि जब बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो वो दुष्ट वाली बात तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली वैसे ही रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन देखें जरा, चिल्ड्रन बिगन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक आर शेप्ड इंटायरली बाय इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। क्या है कि बिगन विद नथिंग एट ऑल कैसे नहीं है भाई, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, वो हेरिडिटी जीन्स के साथ होता है, और ये इन्वायरमेंट अकेला वर्क नहीं करता है, तो ये बात नहीं बनेगी। इसमें देखो हिंदी में क्या लिखा है, फिर भी रीड कर लेते हैं। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और अपने गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो परिवेश, इसमें क्या हेरिडिटी का भी रोल होता है, तो ये बात नहीं बनेगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। सेकंड, अब एक ही ऑप्शन बचा सेकंड वन, वही हमारा करेक्ट है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें कहा है सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, बिल्कुल सही बात है,
ठीक है। तो एक कंसेप्ट है सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट की तो बात हो गई, तो यहाँ पे किसकी बात हो गई है, ये हो गई वाइगॉटस्काई की। किसकी बात हो गई है, ये हो गई है वाइगॉटस्काई, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उसकी बात है। किसकी, वाइगॉटस्काई की। देखो क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन में, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। इसमें हम कौन से हम साइकोलॉजिस्ट को ऐड कर सकते हैं, वाइगॉटस्काई को। किसको, वाइगॉटस्काई, ठीक है। वाइगॉट स्काई को क्या कर सकते हैं, हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो मिडिल चाइल्डहुड की बात करिए, क्या क्या, मध्य बाल अवस्था। इसका आपका जो एज पीरियड होता है वो लगभग आप मान लीजिए 6 से 12। कितना होता है, 6 से 12 साल, ठीक है। क्या होता है ये, 6 से 12 साल। कितना होता है, 6 से 12 साल इसका मिडिल चाइल्डहुड की एज, मिडिल चाइल्डहुड बच्चे की एज होती है 6 से 12 साल। अब इसको हम समझते हैं क्या सही है और क्या नहीं है, ठीक है। फिजिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्कर एट अ वेरी रैपिड पेस। तो देखो मिडिल चाइल्डहुड में रैपिड पेस जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ये नहीं होता है, क्योंकि वो कब होता है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु तेज तेज गति से होता है, जी नहीं। ये कब होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। जो पहला ऑप्शन है जो हमारा, ये कब होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, या इन्फेंसी, ठीक है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, जब 6 से 12 की बात करिए, अगर हम पियाजे के कंसेप्ट को माने तो वो क्या है, वो एक ही दिशा में सोच सकता है, उसकी लॉजिक जो डेवलप, रीजनिंग डेवलप होती है वो उस समय नहीं हो पाती। तो ऑप्शन सेकंड वाला गलत है, पियाजे के अगर संदर्भ में हम बात करें, ठीक है ना। तो इसमें देखो अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, जी नहीं। ये पियाजे का फोर्थ है, और जब वो क्या होता है, जब वो 11+ हो जाए, मतलब इसको आप मान के चलिए जब उसकी एज जो होगी वो कितना हो जाए, 12+ से भी हो जाए, 12+ हो जाए तब जाके बात बनेगी, ये पियाजे का कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ है क्या, 6 से 12। तो जो कॉन्क्रीट वर्ड होता है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है पियाजे के हिसाब से, किसके हिसाब से, पियाजे के हिसाब से जो कॉन्क्रीट वर्ड होता है उसके संदर्भ में जो उसकी एज होती है वो 6 से 12 या 13 इतना मान लिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। बच्चे तात्विक एवं मूर्त स्वरूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉजिकली सोचते तो हैं लेकिन कॉन्क्रीटली, मतलब एक दिशा में, ठीक। फोर्थ ऑप्शन हम पढ़ेंगे लेकिन वो रॉन्ग है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा है लर्निंग अक्कर प्रीमियरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। तो जो ये बात करी गई है सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ की, ये क्या है, ये सेंसरी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सेंसरी स्टेज है। कौन सा स्टेज है, सेंसरी स्टेज है पियाजे का। मतलब पूरा क्वेश्चन जो है वो पियाजे के रिस्पेक्ट में बात करी गई, किसके, पियाजे के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में बात हुई। तो इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। कौन सा ऑप्शन इसका, थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसका प्रॉफिट भी, आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको क्या है, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें देखो इस क्वेश्चन के लिए ओनली सिर्फ 10 सेकेंड इनफ है। क्यों इनफ है, क्योंकि इसने सीधा पूछा है फैमिली और नेबरहुड क्या है, ये कौन सी एजेंसी है, हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है या सेकेंडरी एजेंसी है। तो आपको हमेशा याद रखना फैमिली क्या है, प्राइमरी है, और नेबरहुड भी क्या है, प्राइमरी है। क्या है, नेबर दोनों प्राइमरी है। तो साइकोलॉजिकल एजेंसी फॉर चिल्ड्रन हो नहीं सकता है, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ होगा नहीं। मिडल सोशलाइजिंग एजेंसी की बात है नहीं इसमें, ऐसा कुछ मध्य एजेंसियाँ। सेकेंडरी सोशलाइजिंग, जो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है ये नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मीडिया होता या आपका स्कूल होता, मीडिया या फिर स्कूल होता, तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी हो जाता, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी बन जाता। अगर मीडिया और स्कूल अगर गिवन होता तो ये क्या है, द्वैतक एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा है, प्राइमरी एजेंसी है। क्या है, प्राइमरी प्राथमिक एजेंसियां हैं। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है जिसके अंदर फैमिली हमारा इंक्लूड है, फैमिली और नेबरहुड, फैमिली नेबरहुड, फैमिली और नेबरहुड क्या है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। क्या है, फैमिली और जो नेबरहुड होता है, हमारे जो पड़ोसी होता है, हिंदी में तो क्या है, परिवार और पास पड़ोस जो होते हैं बच्चों के समाजीकरण की। तो इसमें क्या है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, फैमिली एंड नेबरहुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों
आज हमारे ये क्वेश्चन हैं ये भी आज कंप्लीट हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब इसके बाद हम, अगर आप लोग कहो, आप कमेंट करें आप ईवीएस पेडागोजी पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, या आप मैथ और साइंस थ्योरी प्लस पेडागोजी पढ़ना चाहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे ये भी बताएं कि आप पहले ईवीएस पढ़ना चाहेंगे या फिर मैथ और साइंस में थ्योरी प्लस पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर बताएं मुझे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरे चैनल को क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अच्छा लग रहा है, मैं मेहनत सही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ, आपको लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।